जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम एसएससी CHSL 2021 का जो 4 अगस्त 2021 को एग्जाम हुआ है उसकी तीनों शिफ्टों के जीके के प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तीनों शिफ्टों के लगभग 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, 4 अगस्त को तीनों शिफ्टों का जो एग्जाम हुआ है उसमें पहली शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं। दिसंबर 2020 में अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2020 में अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 21 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर से सम्मानित किया। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा। अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर तरणजीत सिंधु ने पीएम मोदी की तरफ से इस सम्मान को रिसीव किया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामसर आर्द्रभूमि साइट कबरताल लेक कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, रामसर आर्द्रभूमि साइट से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है रामसर आर्द्रभूमि साइट कबरताल लेक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बेगूसराय, बिहार में। जी हाँ दोस्तों, कबरताल लेक बेगूसराय, बिहार में स्थित है। दोस्तों, रामसर साइट वे आर्द्रभूमि है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। यह शब्द तब गढ़ा गया था जब 1971 में रामसर नामक ईरान के एक शहर में वेटलैंड्स के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में अब कुल 42 रामसर स्थल है, जिसमें जो कबरताल लेक है वो 39वें नंबर की रामसर भूमि है। कबरताल या कबरताल वेटलैंड में स्थित बेगूसराय जिले में बिहार राज्य में स्थित है। यह भरतपुर अभ्यारण्य के आकार का लगभग 6 गुना है। इसे 2020 में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। बिहार में यह पहली रामसर साइट बन गई है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष वनडे टेस्ट क्रिकेट की प्रथम महिला एम्पायर कौन है? जी हाँ दोस्तों, दोनों में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों में प्रथम महिला एम्पायर कौन बनी है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा क्लेरी पोलोसाक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है क्लेरी पोलोसाक जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं, ये पुरुष वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों में प्रथम महिला एम्पायर बन गई हैं। दोस्तों, आईसीसी पैनल में शामिल होने वाली यदि प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा जीएस लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईसीसी पैनल में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला रेफरी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जीएस लक्ष्मी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अरूप कुमार गोस्वामी। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में अरूप कुमार गोस्वामी हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ दोस्तों, पहली शिफ्ट में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1336 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। जी हाँ दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। कभी कभी इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, असम में मनाए जाने वाले कंगाली बिहू उत्सव में किस पेड़ के नीचे पूजा की जाती है? जी हाँ दोस्तों, आपको पूछा गया है असम में मनाए जाने वाले कंगाली बिहू उत्सव में किस पेड़ के नीचे पूजा की जाती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा तुलसी के पेड़ के नीचे। जी हाँ दोस्तों, असम में मनाए जाने वाले कंगाली बिहू उत्सव में तुलसी के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है।
दोस्तों काती बिहू या कंगाली बिहू। धान असम की प्रधान फसल है, इसलिए धान लगाने के बाद जब धान की फसल में अन्न लगना शुरू होता है उस समय नए तरह के कीड़े धान की फसल को नष्ट कर देते हैं। इससे बचाने के लिए कार्तिक महीने के संक्रांति के दिन में शुरू होता है काती बिहू। इस बिहू को काती इसलिए कहा जाता है कि उस समय फसल हरी भरी नहीं होती है, इसलिए इस बिहू को काती बिहू मतलब कंगाली बिहू कहा जाता है। संक्रांति के दिन में आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और इसमें प्रसाद चढ़ाकर दिया जलाया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि खेती ठीक से रखे। जी हाँ दोस्तों, इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2019 में प्रथम लोकपाल कौन बने थे? जी हाँ दोस्तों, पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में प्रथम लोकपाल कौन बने थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पिनाकी चंद्र घोष। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है 2019 में प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष बने थे। दोस्तों लोकपाल शब्द संस्कृत के लोक शब्द से बना है जिसका अर्थ है लोग और पाला जिसका अर्थ है रक्षक या रखवाले, साथ में इसका मतलब है लोगों का रक्षक। इस तरह के कानून को पारित करने का उद्देश्य भारतीय राजनीति के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करना है। भारत में लोकपाल को लोकपाल या लोकायुक्त के रूप में जाना जाता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष देश के पहले लोकपाल हैं। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की चयन समिति ने उनके नाम की सिफारिश की थी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मिट्टी की कौन सी परत में पोषक तत्व संग्रहित रहते हैं? जी हाँ दोस्तों, मिट्टी से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी 7th फेज में भी मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मिट्टी की कौन सी परत में पोषक तत्व संग्रहित रहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए। जी हाँ दोस्तों, टॉपोसॉइल जो टॉपोसॉइल परत होती है उसमें पोषक तत्व संग्रहित रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना राज्य में यदि राज्यसभा सीटों की हम बात करें तो तेलंगाना राज्य में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 17 है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है तेलंगाना राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा पास्कल। दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, पुरस्कार से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राजकमल झा। जी हाँ दोस्तों, राजकमल झा को 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के लेखक और मुख्य संपादक राजकमल झा ने अपनी पुस्तक द सिटी एंड देसी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। राजकमल झा ने तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। पुरस्कार में इन्हें $5000 का नगद पुरस्कार दिया गया है। 2019 में यदि एग्जाम में पूछा जाए तो इसका सही उत्तर होगा राणा दास गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, राणा दास गुप्ता को 2019 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है और 2018 में कबीर को दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम किस राज्य ने पारित किया है? जी हाँ दोस्तों, भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम किस राज्य ने पारित किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात राज्य ने भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम पारित किया है। दोस्तों गुजरात भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम 2020 लागू हो गया है। इसके तहत किसानों तथा नागरिकों की भूमि पर कब्जा करने वालों पर 10 से 14 साल की सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो कि संविधान से रिलेटेड है। संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किस राज्य ने किया है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने दिसंबर 2020 में किया है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र ने संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एसबीआई कॉर्पोरेट सेंटर कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है एसबीआई कॉर्पोरेट जो सेंटर है जो मुंबई में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है विटामिन B12 किस में उपस्थित नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 के बारे में हमने अपने जनरल साइंस वाले वीडियो में कई बार डिस्कस किया है। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन B12 किस में उपस्थित नहीं रहता है, तो ऑप्शन में प्लांट था, तो इसका सही उत्तर होगा प्लांट्स में विटामिन B12 उपस्थित नहीं रहता है। यह मुख्य रूप से अंडे, मछली, टर्की, चिकन, दूध उत्पाद जैसे पशु स्रोतों में पाया जाता है। पनीर, खोया, दही, दूध पाउडर आदि इसके एकमात्र गैर पशु स्रोत हैं। इसके अलावा खमीर, सी फूड्स, काजू और तिल में भी इसके अच्छे सोर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 के सोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया विटामिन B12 किस में उपस्थित नहीं रहता है, तो इनमें उपस्थित रहता है। इसके अलावा जो होगा उसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपघटन से क्या बनता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपघटन से कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कंप्यूटर में माउस कर्सर का काम करने वाली कीबोर्ड की की को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में माउस कर्सर का काम करने वाली कीबोर्ड की को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा नेविगेशन की। जी हाँ दोस्तों, आपकी एरो की, होम पेज, डाउन, अप और डिलीट ये सभी की को नेविगेशन की कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था माउस कर्सर का काम करने वाली कीबोर्ड की को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा नेविगेशन की। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है मुद्रा अवमूल्यन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा अवमूल्यन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों जब किसी देश का भुगतान संतुलन विपक्ष में हो जाता है तब वह देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है। इसे अवमूल्यन करने वाले देश की वस्तुएं विदेशों में सस्ती हो जाती हैं, जिससे निर्यातों में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ ही विदेशी वस्तुएं उस देश के लिए महंगी हो जाती हैं, जिससे आयात कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा अवमूल्यन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इतना याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करने से लेकर सिस्टम उपयोग के लिए तैयार होने तक की स्वचालित लोडिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसका आंसर होगा बूटिंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करने से लेकर सिस्टम उपयोग के लिए तैयार होने तक स्वचालित जो प्रक्रिया होती है उसे बूटिंग कहा जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आधुनिक परमाणुकता का सिद्धांत किसने दिया है। केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा जॉन डाल्टन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है आधुनिक परमाणुकता का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। दोस्तों परमाणु का आधुनिक मॉडल यह है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का बादल होता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नियुक्ति से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर होगा अभिषेक यादव। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक यादव को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव चुना गया है। दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष की यदि हम बात करें वर्तमान में, तो उसका सही आंसर होगा प्रफुल्ल पटेल, जो कि आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय द्वारका दिल्ली में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यालय से रिलेटेड और स्थापना से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय द्वारका दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों यह क्वेश्चन हमने अपने भारत के मंदिर वाले वीडियो में आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केरल में। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। सबरीमाला केरल के पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा होता है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ लोग श्रद्धालु इसमें सम्मिलित होते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने 4 अगस्त 2021 को जो एसएससी सीएचएसएल की पहली शिफ्ट हुई थी उसके प्रश्नों को डिस्कस किया है। अब हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं।
पहला प्रश्न है इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था। जी हाँ दोस्तों, सेकंड शिफ्ट के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत में आया था। दोस्तों मोरक्को के मूल निवासी इब्न बतूता भारत 1333 ईस्वी में आया था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बरनी की तारीख ए फिरोजशाही, अमीर खुसरो के तुगलनामा तथा इब्न बतूता के रहला से जानकारी मिलती है। इब्न बतूता भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके सीधा दिल्ली पहुंचा, जहां तुगलक सुल्तान मोहम्मद ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे राजधानी का काजी नियुक्त किया। इस पद पर पूरे 7 वर्ष रहने के बाद, जिसमें उसने सुल्तान को अत्यंत निकट से देखने का अवसर मिला, इब्न बतूता ने हर घटना को बड़े ध्यान से देखा। उसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रियला कहा जाता है, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हरिपथ मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐप से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हरिपथ मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों आप सभी को पता है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हरिपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नामक से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए। जी हाँ दोस्तों, मंत्री ने भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है। GPS आधारित ऐप को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI सड़क परिवहन मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा विकसित किया गया है। एप्लीकेशन सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत प्रत्येक और हर संयंत्र के लिए अपने क्षेत्र में इकाइयों में प्रत्येक के स्थान, विकास, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्य और उपलब्धियों की निगरानी में मदद करता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर में विंडो मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कंप्यूटर में विंडो मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी विंडोज की प्लस डाउन एरो। यदि मैक्सिमाइज विंडो की हम बात करें तो मैक्सिमाइज विंडो के लिए विंडोज की प्लस अप एरो। इसका सही आंसर होगा विंडोज की प्लस डाउन एरो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था विंडो मिनिमाइज के लिए, तो इसका सही उत्तर होगा विंडोज की प्लस डाउन एरो। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी आप सभी को पता है उपसौर, और सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, इसका सही उत्तर होगा उपसौर। जब पृथ्वी उपसौर पर होती है यह सूर्य से लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर, जो कि 3 जनवरी को ऐसा होता है, यानी कि 9.1 करोड़ मील दूर होती है। और जब अपसौर पर होती है तो सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर, 9.5 करोड़ मील दूर होती है। दोस्तों पृथ्वी अपसौर पर 4 जुलाई पर होती है और उपसौर पर 3 जनवरी को होती है। दोस्तों पृथ्वी अपसौर पर उपसौर की अपेक्षा सूर्य से 50 लाख किलोमीटर ज़्यादा दूर होती है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2010 दिल्ली में आयोजित हुए थे। क्वेश्चन पूछा गया था भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए थे। दोस्तों भारत ने 2010 में दिल्ली में इस खेल की मेजबानी की थी और यह भारत के लिए सबसे सफल राष्ट्रमंडल खेल था, जिसमें भारतीय एथलीटों ने 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक और 36 कांस्य पदक हासिल किए थे। भारत ने 1982 में एशियाई खेलों के सफल आयोजन के करीब 3 दशक बाद इतने विशाल स्तर पर खेल प्रतियोजना का आयोजन किया। खेलों में आयोजन के लिए पूरी दिल्ली में विशेष इंतजाम किए गए थे। खेलों का शुभारंभ दिल्ली के जवाहरलाल नई दिल्ली 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर का दिन भारत में खेलों के बड़े आयोजन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग कौन सी अजंता गुफा में चित्रित है। जी हाँ दोस्तों, अजंता गुफाओं से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग कौन सी अजंता गुफा में चित्रित है, तो इसका सही उत्तर होगा केव फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, पहली गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग की चित्रित है।
दोस्तों पद्मपाणि अवलोकितेश्वर अपने दाएं हाथ में नील कमल धारण किए, किंचित त्रिभंग मुद्रा में खड़े और विश्व करुणा से ओतप्रोत तात्विक विचारों में लीन बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का भावपूर्ण सफल अंकन अजंता में किया गया है। यह चित्र पहली गुफा में वर्णित है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो कि HDFC बैंक के MD और CEO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शशिधर जगदीशन। जी हाँ दोस्तों, शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 27 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, दिसंबर 2020 तक ओलंपिक इतिहास में भारत ने किस स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 2020 तक ओलंपिक इतिहास में भारत ने कौन से स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हॉकी में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है हॉकी में भारत ने आज दिन तक ओलंपिक इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। हॉकी में अब तक भारत ने मेडल जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक सम्मिलित हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया है। वर्मन वंश ने कहाँ पर शासन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कामरूप असम। जी हाँ दोस्तों, वर्मन वंश कामरूप असम में शासन किया था। वर्मन वंश कामरूप राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी स्थापना पुष्यवर्मन द्वारा की गई थी, जो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। वर्मन वंश के आरंभिक शासक गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे, किंतु जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य की शक्ति घटती गई, महेंद्र वर्मन जो कि 470 से 494 ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए और कामरूप राज्य की स्वतंत्र छवि बनी रही। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में क्या वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेदों से रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में क्या वर्णित है? तो दोस्तों 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह अनुच्छेद 74(1) में बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 2020 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड में। जी हाँ दोस्तों, 2020 में इंग्लैंड में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका सही उत्तर होगा हेरिटेज फाउंडेशन। जी हाँ दोस्तों, हेरिटेज फाउंडेशन हर साल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है। दोस्तों सूचकांक में सिंगापुर ने लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष हासिल किया है। सिंगापुर टॉप पे रहा है, पिछले वर्ष भी सिंगापुर टॉप पे था। 2021 के सूचकांक में भारत की यदि बात करें तो 56.5 अंकों के साथ एशिया प्रशांत देशों के बीच, जी हाँ दोस्तों, एशिया प्रशांत देशों के बीच भारत की यदि स्थिति की बात करें तो 40 देशों में 26वें स्थान पर आया है। और यदि पूरे विश्व स्तर पर बात करें तो फाउंडेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था को 121वां स्थान दिया है। जी हाँ दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यदि विश्व स्तर पर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था 121वें स्थान पर बताया है हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से, और यदि एशिया प्रशांत देशों में बात करें तो 40 देशों में 26वें स्थान पर है। यद्यपि इसका समग्र स्कोर अपरिचित है, लेकिन व्यावसायिक स्वतंत्रता में सुधार किए गए थे, न्यायिक प्रभावशीलता और अन्य अंकों में गिरावट में इसकी भरपाई हुई है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 2020-21 के लिए मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2020 और 21 में मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 5,275 रुपये प्रति क्विंटल। जी हाँ दोस्तों, मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 5,275 रुपये प्रति क्विंटल। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, लैगून झील से क्वेश्चन पूछा गया है, एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चिल्का झील, जो आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर होगा चिल्का झील। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि मानव रोग से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हाल ही में हमने वीडियो अपलोड किया था मानव रोग से, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का रोग है? तो दोस्तों आप सभी को पता है डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो असामान्य कोशिका विभाजन के कारण गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त आनुवंशिक सामग्री की वजह से होता है। जी हाँ दोस्तों, 21वें गुणसूत्र में अतिरिक्त आनुवंशिक सामग्री की वजह से डाउन सिंड्रोम रोग होता है।
चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है सफ़ेद और काले कलर की मिर्जाई और बांडी जैकेट किस क्षेत्र की है? तो इसका सही उत्तर होगा मालवा और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद और काले कलर की मिर्जाई और बांडी जैकेट मालवा और बुंदेलखंड की मध्य प्रदेश की हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है राजस्थान से किस नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था बनास नदी, इसका सही उत्तर भी होगा बनास नदी। राजस्थान में किस नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बनास नदी। बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। बनास मतलब वन प्लस आस अर्थात बनास अर्थात के रूप में जाने वाली यह नदी राजसमंद जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास कमनौर की पहाड़ी से निकलती है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान वाली एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजसमंद जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास खमनौर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है और ये नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि नोबेल पुरस्कार से पूछा गया है किस खोज हेतु हार्वे जे वोल्टर, माइकल होस्टन और चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है हेपेटाइटिस सी वायरस खोज के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिस्ट्री से रिलेटेड पहले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कोरल ड्रॉ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसे विकसित और विपणन ओटावा कनाडा के कोरल निगम ने किया। इसका सबसे नया संस्करण X8 है जो मार्च 2016 में प्रकाशित हुआ था। कोरल ड्रॉ लोगों को पोस्टर के रूप में 2 आयामी छवियों को संपादित करने के लिए बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। सबसे कम उम्र के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है सबसे कम उम्र के लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा GMC बालयोगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है सबसे कम उम्र के लोकसभा अध्यक्ष GMC बालयोगी थे। दोस्तों GMC बालयोगी भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम दलित स्पीकर बालयोगी थे। दोस्तों बालयोगी सबसे युवा स्पीकर थे और बालयोगी पद पर रहते मृत्यु प्राप्त करने वाले भी स्पीकर थे। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई? तो इसका सही आंसर होगा GMC बालयोगी। जी हाँ दोस्तों, GMC बालयोगी सबसे कम उम्र के लोकसभा अध्यक्ष थे और ये सबसे युवा स्पीकर जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मोस्ट इंस्पायरिंग इंडियन बॉलीवुड एक्टर इन UK अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट इंस्पायरिंग इंडियन बॉलीवुड एक्टर इन UK अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा संजय कपूर। जी हाँ दोस्तों, संजय कपूर को 2019 में यह अवार्ड दिया गया है 2019 का। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। 25 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। अब हम जो 4 अगस्त को थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 2 शिफ्टों के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चंस को। उसमें पहला क्वेश्चन है असम राज्य में राज्यसभा सीट कितनी है? जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा सीटों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है असम राज्य में राज्यसभा सीट कितनी है? तो दोस्तों असम राज्य में 7 राज्यसभा सीट हैं और 14 लोकसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, असम राज्य में 14 लोकसभा सीट हैं और 7 राज्यसभा सीट हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, बुक्सा टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा गया है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुरद्वार उप डिवीजन में स्थित है। इसमें बुक्सा वन प्रभाग जो कि 702.44 वर्ग किलोमीटर का पूरा और कूच बिहार वन विभाग का
58.43 वर्ग किलोमीटर का कुछ हिस्सा आता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के तौर पर बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है बुक्सा टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई, तो इसका सही उत्तर होगा बुक्सा टाइगर रिजर्व 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के तौर पर बनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड से पूछा गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता कुलदीप कुमार हांडू किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा वुशु। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप कुमार हांडू आप सभी को पता है वुशु खेल से संबंधित हैं। दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। भारत गणराज्य के खेल कोचिंग सम्मान है। यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो कि प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है। आप सभी को पता है अनुसूची 4 में ये बताया गया है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की स्थिति के बारे में बताया है। तो दोस्तों, अनुसूची से रिलेटेड भी हमने अभी हाल में वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। अनुसूची से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे हमने एक ही वीडियो में अपलोड किए हैं, तो आप उनको वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुसूची 4 में। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इकोनॉमिक साइंस 2020 नोबेल प्राइज किसे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अर्थशास्त्र का जो 2020 का नोबेल प्राइज है वो किसे दिया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन। आप सभी को पता है दोनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, यदि भारत में बात करें तो अमर्त्य सेन के बाद अभिजीत बनर्जी ऐसे दूसरे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिजीत को लेकर कुल 10 भारतीय मूल के लोगों ने नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यह उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने पिछले साल के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया हो। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यधार झील कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, झील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्यधार झील कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में सूर्यधार झील स्थित है। दोस्तों, उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूर्यधार जो झील है वो कौन से मुख्यमंत्री के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। जी हाँ दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं दोस्तों। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो सूर्यधार झील 550 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है, जिसकी क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो कि फुल फॉर्म से रिलेटेड है। EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसका सही उत्तर होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सक्षम अभियान 2021 किसके लिए चलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, सक्षम अभियान 2021 किसके लिए चलाया जा रहा है, इसका सही उत्तर होगा स्वच्छ ईंधन का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए सक्षम अभियान 2021 चलाया जा रहा है। दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन PCRA द्वारा उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करने के लिए भरोसा दिलाना तथा जीवाश्म ईंधन का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए व्यवहारगत बदलावों को लाने के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान 7 प्रमुख 7 वाहकों के बारे में जागरूकता फैलाएगा, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हाल ही में उल्लेख किया था। दोस्तों, सक्षम का अर्थ संरक्षण क्षमता महोत्सव है। पूरे देश में चलाए जाने वाले अभियान में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के फायदे के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे साइक्लोट्रॉन, किसान कार्यशालाएं, सेमिनार, पेंटिंग प्रतियोगिताएं, CNG वाहन ड्राइविंग प्रतियोगिता आदि शामिल होंगे।
इनमें गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, जीवाश्म ईंधन का सहज उपयोग, जैव स्रोतों से चलने के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता और इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग शामिल है। जी हाँ दोस्तों, सक्षम अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि योजना से रिलेटेड है। फ्रूट्स योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, फ्रूट्स योजना कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई है। कर्नाटक सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली, जी हाँ दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होगी किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली फ्रूट्स, एक ई गवर्नेंस पोर्टल का अनावरण किया है जो एक ही मंच पर कृषि भूमि और कृषि ऋण वितरण की जानकारी प्रदान करेगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ दोस्तों, UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जी हाँ दोस्तों, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्यूटर से हार्ड कॉपी किससे प्राप्त होती है? बहुत आसान क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी किससे प्राप्त होती है? तो आप सभी को पता है प्रिंटर से हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, मेट्रो ट्रेन और मेट्रो कार दोनों अलग अलग हैं, कार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली मेट्रो। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन का उद्घाटन करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों के विपरीत बढ़ते शहरीकरण को एक अवसर के रूप में लिया है। उन्होंने कहा कि 2025 तक 25 शहरों तक मेट्रो ट्रेन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा स्पोर्ट शामिल किया जा रहा है? जो कि राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होंगे 2022 में बर्मिंघम में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कौन से खेलों को शामिल किया जा रहा है? दोस्तों हाल ही में ओलंपिक में भी 4 से 5 गेमों को शामिल किया गया था, उनसे रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड किया है ओलंपिक से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से स्पोर्ट्स को शामिल किया है? तो आपको याद रखना है एक तो महिला क्रिकेट, बीच वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस। जी हाँ दोस्तों, 3 गेम्स को जो है 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हेनरी लॉरेंस भारत में हुए किस युद्ध से संबंधित हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है हेनरी लॉरेंस भारत में हुए किस युद्ध से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चिनाहट की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, चिनाहट की लड़ाई से हेनरी लॉरेंस संबंधित हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 रोहतांग दर्रे के समीप और चंबा से निकलने वाली नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, नदियों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है रोहतांग दर्रे के समीप और चंबा से निकलने वाली नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा रावी नदी। जी हाँ दोस्तों, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा रावी नदी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा रोबर्ट लेवेंडोव्स्की जो कि पोलैंड के निवासी हैं। इन्हें बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कॉर्नवालिस कोड कब तैयार किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1793 में। जी हाँ दोस्तों, कॉर्नवालिस कोड 1793 में तैयार किया गया था। इस कोड के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी उच्च सेवाओं पर उत्पादों से भारतीयों को पूर्णतः वंचित कर दिया गया। इसके अंतर्गत 48 नियमों का संकलन था। यह कोड शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्नवालिस कोड। यहाँ पे सन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी पूछा जा सकता है कॉर्नवालिस कोड में क्या वर्णित है या कॉर्नवालिस कोड किससे संबंधित है। यहाँ पे सन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा 1793। कॉर्नवालिस कोड 1793 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है किस बैंक ने भारत में माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं और एमएसएमई की आजीविका का समर्थन करने के लिए उत्तरी आर कैपिटल लिमिटेड को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर होगा एशियाई विकास बैंक ने। जी हाँ दोस्तों, एशियाई विकास बैंक ने भारत में माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं और एमएसएमई की आजीविकाओं का समर्थन करने के लिए
$40 अमेरिकी मिलियन की ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है और ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मंदिर से रिलेटेड और उत्सव। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा गोवा में। गोवा में सिग्मो वसंत के सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए दशहरा के अंत में अपने घरों और परिवारों को छोड़कर जाने वाले योद्धाओं की घर वापसी का जश्न मनाता है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। तो कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं मृदा अपरदन के? तो आप सभी को पता है, वृक्षों की कटाई, वानस्पतिक आवरण में कमी, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना और ढलान की दिशा में कृषि कार्य करना और वनों में आग लगाना, ये सभी मृदा अपरदन के प्रमुख कारण होते हैं। तो आपको इनके अलावा जो भी सही उत्तर होगा इसका। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 4 अगस्त 2021 को जो SSC CHSL के एग्जाम हुए हैं तीनों शिफ्टों में, तीनों शिफ्टों के जीके से रिलेटेड प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस किया है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।